नया टेंशन लेकर आया है और इस टेंशन से कैसे निजात पाएं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भोपाल से सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और डॉक्टर विकास अग्रवाल जो कि प्रेसिडेंट है आईएमए रायपुर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। डॉक्टर प्रभाकर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, नया वेरिएंट आया, नया टेंशन लाया, साथ ही साथ एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई है, जबकि कहा जा रहा है कि अभी भारत में कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें ओमिक्रॉन वायरस का जो म्यूटेंट है वो पाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर इतना ज्यादा है दूसरी लहर को देखते हुए कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। क्या घबराने की जरूरत है या अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जैसे आपने खुद ही जवाब दिया है कि हमें घबराने से ज़्यादा अलर्ट रहने की, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि ये जो है, जब भी कोई नया वायरस आता है, कोई नया वायरस, तो हमेशा उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट, यानी जो जेनेटिक्स है उसका, उसके चेंज होने की, म्यूटेशन की संभावना लगातार बढ़ती रहती है। यो म्यूटेशन ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं और कभी कभी उसको कम घातक भी बना सकते हैं। जैसा अभी बताया जा रहा है WHO और दूसरे रिसर्चर्स द्वारा कि जो ये नया ओमिक्रॉन वायरस आया है वो अपना जो जेनेटिक्स है वो चेंज होने के कारण उसका जिस जगह पर मानव शरीर की सेल्स के साथ अटैचमेंट होते हैं उसमें जेनेटिक चेंजेस के कारण ये और ज़्यादा दुष्प्रभावी हो गया है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो वायरसेस हैं उन पर लगातार रिसर्च चलती रहती है और लगातार हमें जानकारियां इनके बारे में आती रहती हैं, और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा घातक है, तो हमें निश्चित तौर पर अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जैसा कि सरकार पहले से ही करती जा रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स था उसका सर्वेलेंस कभी भी बंद नहीं हुआ था। उनका सर्वेलेंस, जो भी हमारे यहाँ दूसरे देशों से, प्रदेशों से आ रहे थे, उसका सर्वेलेंस लगातार जारी था। तो निश्चित तौर पर यह जो सर्वेलेंस है वो लगातार जारी रहेगा। और सरकार ने चीज़ों में ढील तो दी थी, पर दो चीज़ें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार जारी रखने की बात कही थी, और जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने इस पर भी जोर दिया था कि हमें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोजेज ज़रूर लगाना है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन दोनों डोजेज के साथ हो चुका है और उसके साथ में वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बरत रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का पालन कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। तो हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इसी की है कि सरकार की जो गाइडलाइंस लगातार आती जा रही उनका पालन करते रहें। इसके अलावा सरकार ने तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए पहले ही अपनी जो इससे लड़ने की तैयारियां की थी, चाहे वो अस्पतालों में बेड बढ़ाने वाली बात हो, चाहे ICU बेड्स बढ़ाने वाली बात हो, या ऑक्सीजन का प्रबंध करने वाली बात हो, वो प्रबंध सरकार अपने स्तर पर लगातार कर रही है और उस सरकार उससे लड़ने में सक्षम भी है। पर हमेशा से चिकित्सा जगत में कहा जाता रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल। सावधानी में ही सुरक्षा है, हम सावधान रहें। और जैसा आपने बताया, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर निश्चित तौर पर अलर्ट रहने की, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, उस पर ज़रूर ध्यान रखें, अपने साथियों को भी इसकी ओर लेकर जाएं। बिल्कुल डॉक्टर प्रभाकर, एक बात आपने सही की कही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को और भी ज्यादा जागरूक करके, अवेयर करके उनको डबल वैक्सीनेटेड करवाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर विकास, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जब रिसर्चर्स सामने आते हैं किसी भी नए वेरिएंट के, तो इस बार ओमिक्रॉन के केस में सामने आया है कि हो सकता है कि डबल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ये वायरस हम पर असर कर सकता है। ऐसे में लोग इसलिए भी पैनिक हो रहे हैं कि क्या बूस्टर वैक्सीन की भी लोगों को जरूरत पड़ेगी अगर ये वायरस ज्यादा से ज्यादा म्यूटेशंस करता है? देखिए, कोई भी वैक्सीन जो बनता है, वो उसके स्पाइक जो एंटीजन है, उसको लेके बनाया जाता है। जो पिछली बार जो वायरस हमारे यहाँ था, उसको लेके वैक्सीन बना हुआ है, 2 डोज़ लोगों को लग गए हैं। अब ये जो नया वायरस आया है, जो वेरिएंट आया है, इसमें करीब-करीब 50 म्यूटेशंस हैं, जिसमें से 32 म्यूटेशन तो इसके स्पाइक प्रोटीन में है। हो सकता है इसकी वजह से शरीर उसको पहचान ना पाए, क्योंकि शरीर को पुराने वेरिएंट की आदत पड़ी हुई है, वो उसको पहचानता है वैक्सीन के ज़रिए। तो ये संभव है कि नए वेरिएंट को वो अटैक ना कर पाए और नया वेरिएंट जो है वो बीमारी पैदा करे शरीर में।
तो इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और बूस्टर डोज का अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है, तो 2 डोज जिन लोगों को लग गए हैं उनको भी सावधान रहना है, और जिन लोगों को सेकंड डोज अभी तक नहीं लगा है उन्हें समय अगर उनका आ गया है सेकंड डोज का तो तुरंत लगवा लेना चाहिए। और जिन लोगों ने वैक्सीन बिल्कुल भी अभी तक नहीं लिया है किसी भी झिझक की वजह से, तो अनुरोध है कि वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन लें, ताकि खतरे को टाला जा सके और कुछ हद तक कम किया जा सके। परंतु जिनको वैक्सीन लग चुका है वो भी ये ना समझें कि वो 100% सुरक्षित हैं। हालांकि सुरक्षा का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और अगर नया वेरिएंट आता है, फिलहाल तो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में और दूसरे देशों में है, परंतु ये भी संभावना है कि वेरिएंट हमारे यहाँ भी पैदा हो गया हो, जिसके लिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अगर बीमारी फैलेगी तब टेस्टिंग होगी, तब पता चलेगा कि क्या हमारे यहाँ ये वेरिएंट है या नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जिनको वैक्सीन लग चुका है या नहीं लग चुका है तो भी मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ भाड़ से बचना है, और जो अपना हाथ को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना, इन सब प्रक्रियाओं का पालन तो करना पड़ेगा अगर बिल्कुल। खुद सुरक्षित रहना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विकास, सही कहा आपने। जिस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात लगातार करते आए हैं, गाइडलाइंस पालन करने की बात करते आए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन उसके बावजूद खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। और ये लगातार कहा जा रहा था कि वायरस अभी गया नहीं है, वायरस के म्यूटेशंस होते रहेंगे, वेरिएंट भी आते रहेंगे, इसलिए हमें जो गाइडलाइंस है, बेसिक गाइडलाइंस, उनका पालन करना जरूरी होगा। डॉक्टर प्रभाकर, एक बात और सामने आई है, जब हमने दूसरी लहर देखी थी तो सबसे ज्यादा जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जो हिस्ट्री थी, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उन्हीं ने ही सारा कहा जा रहा था कि ये पूरा संक्रमण फैलाया है। ये दूसरी लहर में हमने सबक सीखा था, तो तीसरी लहर में अगर हम ट्रेसिंग पर ध्यान दें, सैंपलिंग पर ध्यान दें, तो क्या इस वेरिएंट से हम जल्द से जल्द इस लड़ाई को जीत पाएंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, सैम्पलिंग जो है हमेशा से प्रिवेंशन के लिए हमारा एक टूल रहा है। अभी जब आपने देखा था कि दूसरे लहर के बाद केसेस आने काफ़ी कम हो गए थे, तब भी हमारे जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग थी वो हमने कभी भी कम नहीं की। इसके साथ साथ जो हमारा सर्विलेंस रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और हवाई अड्डों पर, और स्पेसिफिकली जो हमारा फॉरेन ट्रेवलर्स थे या दूसरे स्टेट से आने वाले यात्री थे, उन पर हमारा ध्यान हमेशा रहा। आपने देखा होगा कि पिछली बार कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेन से हमारे यहाँ दूसरी जगह से लोग आए और जिन्होंने सैंपल करवाने से इनकार किया, तो हमने पुलिस प्रशासन की मदद से उनके सैंपलिंग करवाए। तो अगर हम देखें तो भोपाल शहर, और न केवल भोपाल शहर, पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन, नगर निगम, दूसरे विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उनका एक सम्मिलित प्रयास रहा है सर्विलेंस के प्रति कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो वो हमारे नेट से बाहर ना हो, हम उसका सैंपलिंग करवाएं आवश्यकतानुसार, और अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ आगे उनकी सैंपलिंग करवाएं। तो केस कम होने के बावजूद भी हमारा सर्विलेंस सिस्टम जो था, जिसमें हमारा सैम्पलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम था, वो कभी भी बंद नहीं हुआ था। और निश्चित तौर पर जब ये नया वेरिएंट देखने में आया है तो दूसरे देशों से आ रहे लोगों के सैम्पलिंग और उनका सर्विलेंस, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो हम और ज़्यादा इफेक्टिव तौर से करेंगे। और निश्चित तौर पर ये हमें फ़ायदा भी देता है। पहले भी अगर आपने देखा हो तो आखिर जो कोविड वायरस आया था वो ट्रैवलर्स के थ्रू ही देश में और हमारे प्रदेश में भी आया था। तो जो सर्वेलेंस ऑफ ट्रैवलर्स है वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है ये पूरे के पूरे प्रोग्राम का, और उस पर अभी भी हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रभाकर, एक और रिसर्च सामने आई थी कि पहला जो केस था नए वेरिएंट का, ये 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला था, और 15 दिन के अंदर ही हम देख रहे हैं किस तरह से ये पूरे कई ऐसे देश हैं जहां पर फैल चुका है, नए नए केसेस भी सामने आ चुके हैं और सभी में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे थे, उसको जितना 100 दिन में फैलने में समय लगा था, 100 दिन में जितने लोगों तक ये पहुंचा था, ये 15 दिन में पहुंच गया है। क्या ये स्पीड भी एक खतरे की घंटी हो सकती है? अगर हम देखें तो जब भी किसी भी वायरस में जेनेटिक चेंज होता है तो दो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। पहला तो है खुद वायरस की स्प्रेडेबिलिटी, और यानी वो कितना ज़्यादा कंटेजियस है, और दूसरा जो पॉपुलेशन है उसकी उसके लिए ससेप्टेबिलिटी। तो अगर हम ये देखें तो अगर पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें एंटीबॉडीज़ बिल्कुल ही नहीं बनी है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हों या वैक्सीन के थ्रू बनी हुई एंटीबॉडीज़ हों, तो इसका स्प्रेडेबिलिटी अधिक हो जाती है।
ये अभी रिसर्च का विषय है। जैसे आपने अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी इस पर प्रकाश डाला कि अभी वो जो वैक्सीनेशन हम लोग ले चुके हैं, या जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी पहले से हमारे इन्फेक्टेड होने के कारण बनी हुई है, वो कितना इसे रोक पाती है ये। और दूसरा, जैसे उन्होंने अभी बताया कि जो 50 तरह के जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, उनमें से जो 10 चेंजेस हैं वो इस जगह पर हुए हैं जहां से वायरस ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो जेनेटिक चेंज है, ये उसकी वायरस की स्प्रेडेबिलिटी और हमारी उसके ऊपर ससेप्टेबिलिटी दोनों पर अफेक्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई वायरस, जैसे इसको कहा जा रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर है, जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था तब हम उसे सुपर स्प्रेडर कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर जेनेटिक चेंज होने के कारण, और अगर इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, ये अधिक कंटेजियस है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है और हमें सावधान ही नहीं, बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। और जैसा कि लोग आजकल ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रही है आपको जागरूक करके, पर हमारी जिम्मेवारी, नागरिकों की जिम्मेवारी ये है कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली उसको एडहियर करें। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर प्रभाकर। जिस तरह से लोग बेपरवाह हो गए थे, लापरवाही बरत रहे थे, कहीं ना कहीं अब लोगों को एक बार फिर अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि नया वेरिएंट आता है, टेंशन लाता है। सरकार तो तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि गाइडलाइंस का पालन करें और इस वेरिएंट को जल्दी से जल्दी अपने प्रदेश से, अपने देश से भगाने में कामयाब हों। डॉक्टर विकास, अब बात कर लेते हैं तैयारियों पर। संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ रही है, इससे नए वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग की स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि क्या ये ही तीसरी लहर ला सकता है, क्या कहेंगे? कि अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो तीसरी लहर निश्चित तौर पे आएगी। शासन, सरकार तो गाइडलाइन बनाती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे उनका बहुत ज़्यादा पालन कहीं हो नहीं पाता। लोगों में भी जागरूकता की कमी है या ओवर कॉन्फिडेंट है, जैसे डॉक्टर प्रभाकर ने भी बताया। तो यही लापरवाही कारण थी पहली लहर का भी और दूसरी लहर का भी, और अगर अभी भी हम सावधान नहीं हुए तो तीसरी लहर और घातक हो सकती है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी घातक है। स्प्रेड तो हो रही है काफ़ी तेज़ी से, 7 गुना ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। पिछली बार जो अप्रैल में जो डेल्टा की वजह से लहर आई थी, उससे 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। परंतु ये कितनी घातक है और किस हद तक लोगों की जान ले रही है, इसके बारे में अभी और सूचना आना बाकी है। लेकिन सावधान रहना हमारा काम है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो और ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा बढ़ा तो हम कितनी भी तैयारी कर लें, सारी की सारी तैयारियां धाराशायी होने में समय नहीं लगता है। और अगर तैयारियां धाराशायी हों तो कुल मिला के जनता का ही नुकसान है। तो सबसे अच्छी बात है कि हम सावधानी बरतें और बीमारी से बचने की कोशिश करें। और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मास्क पहनना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, भीड़ भाड़ से बचें, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहने, और घर आके या कहीं भी जाएं तो कम से कम हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर से साफ जरूर रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम रोक सकते हैं। नहीं रोकेंगे तो हमें सामना तो तीसरी लहर का करना पड़ेगा, जो और भी घातक हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर विकास, सही कहा आपने। और एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, ये तो हमारे जो डेली शेड्यूल है उसमें ही आ चुका था, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण की दर कम हुई थी, वैक्सीन लगवाई थी, लोग भी बेपरवाह हो गए थे और लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर प्रभाकर, एक जानकारी आपसे चाहेंगे। जब हमने दूसरी लहर में देखा था, डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित बॉडी का पार्ट अगर कोई हुआ था तो वो लंग्स हुए थे। अगर नए वेरिएंट की बात करें, कौन सा वो बॉडी पार्ट हो सकता है जो टारगेट ये कर सकता है ये नया वेरिएंट? देखिए, अगर पुरानी हम पहले और दूसरी लहर की बात करें तो हम देखें कि प्राइम जो भी था, दोनों समय सबसे अधिक अफेक्टेड हमारे लंग्स ही हुए थे। पर इसके साथ साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड अभी एक नई बीमारी है और उसके लिए रिसर्चेज लगातार ऑनगोइंग हैं कि वो कौन कौन से शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि दूसरी लहर के दौरान हमें कई मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कई ऐसे थे जो हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड बीमारियों की, और इस तरह के इन्फार्क्ट जिसको कहते हैं, जिसमें खून की नलियों में थक्का बन जाता है, कई अंगों में शरीर के ऐसे देखने को मिले थे। जी। इसके बाद चूंकि इस समय जो हमारा वेरिएंट था,
और वेरिएंट टीका कोविड में पहले से ही कोविड में स्टेरॉइड्स का इफेक्ट काफ़ी मात्रा में होता रहा है, तो उसके भी दुष्प्रभाव देखने को मिले थे। तो ये एक मिला जुला असर था। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट या टेक्स्ट बुक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। तो अगर हम देखें तो पहले और दूसरी लहर दोनों में ही सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ था आर्गन वो लंग ही था। पर जैसे जैसे हम इसके बारे में रिसर्च करते चले गए, हमें पता लगता गया कि लंग के अलावा दूसरे जो हमारे वाइटल आर्गन्स हैं उन पर भी ये वायरस किसी न किसी तरह से ज़रूर असर डालता है। और उसमें जो इन्फार्क्ट था, वो इन्फार्क्ट सबसे ज़्यादा देखने में आए थे। कई ऐसे भी पेशेंट हमें देखने में आए थे जो कोविड के लंग्स के प्रभावों से मुक्त हो गए थे, किंतु इसके दूसरे अंगों में जो दुष्प्रभाव पड़े थे उनके कारण उनकी कैजुअलिटी भी हुई। इसके साथ में ये भी हमने देखा था कि जो पहले राउंड में थे, अधिकतर ऐसे पेशेंट्स के साथ कैजुअलिटी हुई थी जो या तो कोमॉर्बिड थे और कोमॉर्बिड के साथ उनकी एज अधिक थी। दूसरी जो लहर थी उसमें अपेक्षाकृत कम आयु के लोगों को भी इसने अफेक्ट किया और कई कैजुअलिटीज़ भी हुई। हालांकि जो कोमॉर्बिड्स थे, जिसमें स्पेसिफिकली जो डायबिटीज़ था और दूसरे इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ थी, रीनल डिजीज़ थी, ऐसी डिजीज़ जिनमें जो रेजिस्टेंस पावर जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाता है, जो रोगों के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अधिक परेशानी भी हुई। उनके साथ बीमारी ज़्यादा लंबे समय तक रही। जैसे हमने देखने में आया था कि जो डायबिटिक्स थे उनको फीवर काफ़ी समय तक आता रहा, यहाँ तक कि वो कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी उन्हें फीवर देखने को मिला। उसके बाद आपने एक अफेक्शन देखा होगा कि दूसरी लहर के पश्चात म्यूकरमाइकोसिस भी देखने को आया। तो प्राइमरी जो अफेक्टेड ऑर्गन था वो लंग था, पर बाद में उनमें दूसरे भी ऑर्गन्स में इसका अफेक्ट देखने को मिला। बिल्कुल डॉक्टर, तो एक तरह से कहा जाए कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिले थे और ये भी हमने देखा था कि अलग तरह के जो फंगस से इन्फेक्टेड लोग हो रहे थे, कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को ही ये जो नया वेरिएंट था वो बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर विकास, समय की कमी है, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, संभवतः कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसको ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के इफेक्टेड होने की बात कही जा रही थी। देखिए, एज ग्रुप तो कोई भी नहीं छूटेगा, खासकर जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या एचआईवी है या पहले से उनको फेफड़ों की कोई बीमारी है, तो उन्हें वैक्सीन लगा हो चाहे नहीं लगा हो, फिर भी क्योंकि नया वेरिएंट है तो रिस्क तो ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगा है, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जैसे ही सिम्टम्स आए, चाहे वो हल्का बुखार हो, हाथ पैरों में दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट शुरू करें। और ये ध्यान रखें कि कृपया झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। हमने पिछली लहर में देखा था कि झोला छाप डॉक्टर्स ने यूजुअली बहुत दिनों तक लोगों को या तो टाइफाइड के रूप में ट्रीटमेंट दिया या बहुत जल्दी उन लोगों को स्टेरॉइड दवाइयां शुरू कर दी, जो कि शुरू में करनी नहीं चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई। तो सभी से इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सिम्टम्स आए, तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाकर और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट करें, ताकि किसी दवा का साइड इफेक्ट भी ना हो और बीमारी जल्दी कंट्रोल हो जाए। और कोई भी डॉक्टर यदि कहे कि आपको टेस्ट करवाना है तो आपको टेस्ट करवाना है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो। वैक्सीन टेस्ट कराने से ना डरें, क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं या बाई चांस किसी पेशेंट के अंदर कोविड है भी और वो वैक्सीनेटेड है, परंतु उसके घर में अगर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, तो उनका बचाव किया जा सकेगा। नहीं तो डॉक्टर बीमारी विकास, को सही फैलने कहा आपने। नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड डोज के लिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं अगर हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बचा रहे हैं और समाज में भी एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, अलर्ट रहने की जरूरत है, गाइडलाइंस का पालन करें। और अगर आप वैक्सीनेशन पूरी नहीं कर पाए हैं, डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। खास पेशकश में फिलहाल इतनी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।